Hello students, welcome back to my channel Study with Arpita ma'am. Today we are going to start the first chapter of political science, that is the Cold War era. चैप्टर के मेन टॉपिक को शुरुआत करने से पहले इसके इंट्रोडक्शन को समझते हैं. ओके, द कंटेंट गिवन विद द ओवरव्यू. दिस चैप्टर प्रोवाइड्स अ बैकड्रॉप टू द एंटायर बुक. यानी ये जो चैप्टर है एक बेस है, ठीक है, एक बेस है ये समझने का कि आगे जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी हम आगे चैप्टर्स पढ़ रहे हैं उसका रीज़न क्या है. अगर ऑर्गेनाइजेशन बने तो ऑर्गेनाइजेशन क्यों बने होंगे, ठीक है. कोई कंट्री अगर डिवाइड हुई है तो उसका रीज़न क्या रहा होगा, या कोई कंट्री डोमिनेट करना शुरू की है वर्ल्ड को तो उसका रीज़न क्या रहा होगा. सो ये क्या है, ये एक बेस है इस पूरी बुक का. सो एज आई टॉक अबाउट, this chapter provides a backdrop to the entire book. The end of the Cold War is usually seen as the beginning of the contemporary era in world politics, which is the subject matter of this book. So आपका कोल्ड वॉर, ठीक है, कोल्ड वॉर क्या मतलब, डायरेक्टली आप वॉर ना करके आप पीठ पीछे प्लानिंग कर रहे हो, यानी ओपन वॉर में नहीं आ रहे हो लेकिन प्लानिंग करके किसी को गिराना चाहते हो, किसी की पावर को कंट्रोल करना चाहते हो. सो कोल्ड वॉर, एंड ऑफ द कोल्ड वॉर जो टाइम पीरियड है वो कहीं ना कहीं हम उस टाइम से लिंक कर सकते हैं जिसमें आज हम जी रहे हैं. जो आज हमारी सोसाइटी, जो हमारे वर्ल्ड का जो सिचुएशन है, जो इस समय क्रिएट हुए हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन या राइट्स, जो भी चीज़ें हैं जो क्रिएट हुए हैं वो हुए क्यों हैं. तो कहीं ना कहीं हम आज के बेस, आज के जो सिचुएशन है उसके बेस को हम कनेक्ट कर सकते हैं कोल्ड वॉर के एंडिंग पॉइंट से. ओके, इट इज़ देयरफॉर अप्रोप्रिएट दैट वी बिगिन द स्टोरी विद द डिस्कशन ऑफ द कोल्ड वॉर. द चैप्टर शोज हाउ द डोमिनेंस ऑफ द टू सुपर पावर्स, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड द सोवियत यूनियन, वॉज सेंट्रल टू द कोल्ड वॉर. तो डेफिनेटली अगर हमें चीज़ें समझनी है कि आज जो चीज़ें हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है समझना उस दौर के बारे में जब कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ होगा. ओके, तो यहाँ पर इस चैप्टर में हमें पता चलेगा कि कोल्ड वॉर जो है वो किसके बीच में था. दो सुपर पावर्स के बीच में जो एक दूसरे को डोमिनेट करना चाहते थे. वो दो सुपर पावर्स कौन थे? द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द सोवियत यूनियन, जो मेन हेड थे, ठीक है, मेन एक तरह से दो कंट्रीज लीडर के तौर पे आप समझ लीजिए. तो वो दो लीडर्स हैं जिनके बीच में रिफ्ट शुरू होगा. बाद में अगेन लोग ज्वाइन करेंगे, ग्रुप बन जाएंगे, ग्रुपिज्म हो जाएगा. लेकिन ये क्या, ये दोनों सेटअप हैं, ठीक है, ये दोनों मेन हेड हैं जो इस लड़ाई की शुरुआत कर रहे हैं. आप समझ सकते हो कि उस टाइम पीरियड की बात करें तो रशिया सबसे ज़्यादा पावरफुल कंट्री होती थी, ठीक है. रशिया जो उस ज़माने में सोवियत यूनियन के नाम से जानी जाती थी. ओके, एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उभरती है. ओके, सो उसकी सिचुएशन, तो जब कोई पावर में आ रहा है तो वो चाहेगा ना कि जो दूसरा पावरफुल कंट्री है उसको डोमिनेट करे. तो ये क्या हो रहा है, इन दोनों कंट्रीज़ के बीच का एक तरह का वॉर है, लेकिन कोल्ड वॉर, यानी डायरेक्टली वॉर पे मतलब मैदान में नहीं आ रहे लड़ने के लिए, चुपचाप से प्लानिंग करके एक दूसरे को गिराने की कोशिश करेंगे. इट ट्रैक्स द वेरियस एरर्स ऑफ द कोल्ड वॉर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. तो हमें क्या होगा, हमें ये चीज़ नज़र आएगी कि किस तरह से डिफरेंट सिचुएशन जो है क्रिएट हुई है इस दौर में. द चैप्टर्स व्यूज द नॉन अलाइंड मूवमेंट एज अ चैलेंज टू द डोमिनेंस ऑफ द टू सुपर पावर्स एंड डिस्क्राइब द अटेम्प्ट्स बाय द नॉन अलाइंड कंट्रीज टू एस्टैब्लिश अ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर एज अ मीन्स ऑफ अटेंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस. सो एक तरफ जहाँ ये दो कंट्रीज़ आपस में लड़ रही थी, कोल्ड वॉर कर रही थी अपने दोनों के बीच में, ठीक है, इन लोगों के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था. वही दूसरी तरफ हमें एक और चीज़ के बारे में पता चलेगा, वो है नॉन अलाइंड मूवमेंट. ये एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है जो इन दोनों सुपर पावर्स के बीच सामने क्या होगा, खड़ा होगा. यानी इन दोनों के गुटों में पार्टिसिपेट करना नहीं चाहता, वो एक अपना ही ग्रुप बना रहे हैं. तो ये क्या है, जो दोनों सुपर पावर्स है यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड सोवियत यूनियन, उनके खिलाफ क्या एक चैलेंज बनकर आ रहा है, क्योंकि वो कंट्रीज़ क्या इनके साथ जुड़ना नहीं चाहती हैं. और ये जो नॉन अलाइंड मूवमेंट्स की
लोग हैं, ठीक है, वो क्या करना चाहते हैं, अपने आप को अलग रखना चाहते हैं. एंड हाउ दे हैव सेपरेटेड देमसेल्फ बाय फोकसिंग ऑन द डिफरेंट नीड्स ऑफ द डेवलपमेंट. दे हैव एस्टैब्लिश्ड अ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर्स. इकोनॉमिक ऑर्डर से आप क्लियर ही होंगे कि देश को तरक्की करवानी है, ठीक है, अपने देश की इकोनॉमिकल स्टेटस को क्या करना है, बेटर करना है. तो उस तरह की पॉलिसीज़ बनाकर अपने देश का डेवलपमेंट, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज वेल एज पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस. ये कंट्रीज़ क्या है, ज़्यादातर ये कंट्रीज़ वो हैं जो कि कॉलोनिज्म का शिकार हो चुकी थी. तो अब वो नहीं चाहती कि कोई भी और कंट्री जो है इन पे कंट्रोल स्टैब्लिश करें. तो ये अपनी कंट्री का जो पूरा कंट्रोल है, गवर्नमेंट या पॉलिटिकल कंट्रोल जो है, वो अपने हाथ में रखना चाहती हैं. ये एक बहुत बड़ी मेन वजह थी जिसकी वजह से ये लोग और नहीं सुपर पावर्स के गुटों में आना चाहते थे, क्योंकि एक बार फिर से वो डोमिनेट होना नहीं चाहते थे. वो अपना इंडिपेंडेंस मेंटेन रखना चाहते थे, वो अपना खुद का जो डिसीजन कॉन्सेप्ट है उसको लेना चाहते थे. सो ऑन दैट स्पेसिफिक कंटेंट, ओके, सो दिस नॉन अलाइंड मूवमेंट्स हैज़ बीन वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन विच मैनी ऑफ द कंट्रीज हैव जॉइंड दिस ऑर्गेनाइजेशन and they were standing as a challenge against the two superpowers. Why? Because they have not participated in their groups, okay, they have not joined their groups or participated in the Cold War. Instead of that, they have focused on their own economic development, whether it's in the international concept or the your local content contact, okay. लेकिन definitely एक दूसरे कंट्री के साथ जोड़ के एक दूसरे के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके किस तरह से अपनी इकोनॉमिकल स्टेटस डेवलप करनी है, उस पर इनका फोकस ज़्यादा था. वही दूसरी तरफ वो अपने पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस को क्या करना चाहते थे, मेंटेन करके रखना चाहते थे, ओके. मतलब किसी भी और कंट्री का कंट्रोल वो नहीं चाहते हैं, वो खुद चाहते हैं कि हम अपना डिसीजन अपनी कंट्री का खुद ही लें. It concludes with an assessment of the India's role in NAM and asks how successful the policy of non-alignment has been इन प्रोटेक्टिंग इंडियाज़ इंटरेस्ट. तो यहाँ पर एक चीज़ और भी पता चलेगी कि इस नैम में जो इंडिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है, ठीक है, ऑफकोर्स उसके मेंबर है. तो इंडिया का जो रोल है, क्या रोल है, किस तरह से उसने अपना रोल प्ले किया है और किस तरह की पॉलिसीज़ बनी है जो आगे चल के इंडिया को प्रोटेक्शन और उसको फ़ायदा पहुँचाने वाली थी, ओके. सो यहाँ पर हम बहुत क्या मेनली 3 चीज़ पे फोकस करेंगे. एक तो यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन के वॉर के कंटेंट में, वॉर का आफ्टर इफेक्ट, और नैम जो कि इन दोनों के खिलाफ खड़ी हो रही है, ठीक है, दोनों सुपर पावर्स के खिलाफ खड़े होकर कह रही है कि हम आपके गुट में नहीं है, हम अपना सेपरेट डिसीजन लेने का काम करेंगे, हम आपके दोनों से ना तो दुश्मन है ना तो हम अपनी बहुत खास दोस्ती निभाएंगे, ठीक है, हम किसी के लिए पार्शियलिटी या अपना कोई एक किसी को फेवरेट नहीं बनाएंगे, ओके. So this is the content, this is the overview or the introduction of this chapter. In next video we will study about the next main topic of this chapter. So till then just continue watching my video, like, subscribe and also share with the other students. Good day everyone.